नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी प्रकृति में उपस्थित सममित आकृतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सममित आकृतियां कैसी होती हैं, आइए एक बार उन्हें देख लेते हैं कि हमारे आसपास सममित आकृतियां किस प्रकार की होती हैं। जैसे बच्चों, आपको यहाँ पर तितली का एक चित्र दिख रहा होगा। तितली के यदि आप देखेंगे, बीच में यदि हम एक यहाँ पर रेखा खींचे, कोई लाइन खींचे, तो आप देखेंगे इसके दोनों जो भाग हैं वो बराबर आपको दिखाई देंगे। तो दोनों जो इसके अक्ष हैं, यानी दोनों के जो भाग हैं, ये अक्ष के दोनों तरफ के भाग बराबर हैं। इसी प्रकार से आप प्रकृति में ये पत्ता ले लीजिए, पत्ते के भी अगर बीच में इस जो डंडी है इसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो पत्ते का डिजाइन है इसको देखिए, दोनों तरफ से ये भी आपका बराबर होगा। इसी प्रकार से जो आपकी आकृतियां हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, ताजमहल भी अगर बीचों बीच अगर हम एक रेखा खींचे तो हमें दोनों तरफ से बराबर ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप किसी मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, और इसके अलावा किसी पक्षी का उदाहरण ले लीजिए, पक्षी के भी जो दोनों पंख हैं वो बराबर आपको दिखाई देंगे। और या फिर आप मानव की आकृति ले लीजिए, अपने चेहरे की आकृति देखिए, अपने शरीर की बनावट देखिए, इसके दोनों ही भाग यदि हम बीच में एक रेखा खींचने का प्रयास करें तो दोनों जो भाग होंगे वो बराबर होंगे। जो ऐसी आकृतियां हैं इन्हें हम सममित आकृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित आकृतियां, यानी कि सिमेट्रिकल शेप्स। तो सममित आकृतियों के विषय में और अच्छे ढंग से परिभाषा अब हम देखते हैं। जैसे आप यहां पतंग देख रहे हैं, पतंग के बीचों बीच हमने एक रेखा खींची है, और ऐसे ही यहां पर एक फूल आप देख रहे हैं, इसके बीचों बीच रेखा खींची है। तो आप देखेंगे दोनों तरफ के जो भाग हैं, यदि आप एक दूसरे के ऊपर इन्हें मोड़ेंगे या एक दूसरे के ऊपर इन्हें रखेंगे, इस रेखा को ध्यान में रखते हुए इस रेखा से आप इसे मोड़ेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ढक लेंगे। यानी कि इन आकृतियों को बीच में खींची गई रेखा के सापेक्ष मोड़ा जाए तो एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक लेता है। और यदि हम मोड़ रेखा पर एक दर्पण रख दें, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसकी गतिविधि करेंगे। यदि हम एक दर्पण रख दें तो आकृति के एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेता है। ऐसी आकृतियों को हम सिमेट्रिकल शेप्स यानी कि सममित आकृतियां कहते हैं। तो बच्चों, जो ये हमारा मोड़ है या रेखा है, इसे हम सममित रेखा यानी कि सिमेट्रिकल लाइन कहते हैं, या फिर इसके 2-3 नाम हैं, आप याद रखें। सिमेट्रिकल लाइन यानी सममित रेखा, या सममित अक्ष यानी कि सिमेट्रिकल एक्सिस, या फिर दर्पण रेखा यानी कि मिरर लाइन भी कहते हैं। दर्पण रेखा क्यों कहते हैं, इसके लिए अभी हम यहां पर एक गतिविधि करेंगे। और जो दर्पण रेखा है, इसकी जो सममितता है उसे आप परावर्तन सममितता यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे हमने बताया, ऐसी आकृतियां जो एक दूसरे के ऊपर जब एक मोड़ या रेखा पर के सापेक्ष मोड़े जाने पर एक दूसरे को ढक लेती हैं, या दर्पण रखने पर उस अक्ष पर दर्पण रखने पर दोनों तरफ आपको वही आकृति दिखाई देती है, तब हम उसे दर्पण रेखा कहते हैं। तो यही है, जैसे तितली था, तो यदि हम उस लाइन पर हमने दर्पण रखा तो आप देखेंगे तितली का जो भाग इधर है वही भाग आपको उधर भी दिखाई देगा। जब सममित रेखा का दर्पण रखने पर एक भाग का प्रतिबिंब दूसरे भाग को ढक लेता है तो वह परावर्तन सममितता कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री कहलाता है। इसके लिए अब हम यहां पर बच्चों एक गतिविधि करने जा रहे हैं, और गतिविधि में हम दर्पण का उपयोग करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों, मेरे पास यहां कुछ आकृतियां हैं। आइए, जो सबसे पहले है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। जैसे कि अभी हमने यहां ये 2 भुजाएं समान ली हुई हैं, ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो ये इसका सममित अक्ष है। मैं अगर इसे यहां से मोड़ूंगी तो ये भाग हमारे दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, तो ये सममित अक्ष है। चलिए दर्पण द्वारा देखते हैं कि क्या परावर्तन सममितता यहां पर पालन हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरे पास एक दर्पण है, आप भी अपने घर में किसी भी दर्पण का एक टुकड़ा इस प्रकार से ले सकते हैं। तो जब हमने इसे
सममित अक्ष पर रखा तो आप देख पा रहे होंगे कि इस दर्पण के अंदर जो त्रिभुज की आकृति है वो पूरी हो गई है। जैसे कि यहां देखिए, जो त्रिभुज का भाग इधर है वही त्रिभुज का भाग आपका उधर भी आ रहा है। तो ये सममित अक्ष है, इसका अर्थ यह हुआ। अब जैसे कि दूसरा एक हमारे पास निशान देखिए, ये एरो का निशान है। अब आप देखेंगे ये सिमेट्रिकल लाइन है, यानी सममित अक्ष है। यदि मैं इसके सापेक्ष इसको रखूंगी, मैं इसे यहां पर रखूंगी, तो मुझे इसका जो दूसरा भाग है वो दर्पण में आसानी से दिख जाएगा पूरा होता हुआ। जो इधर है भाग वही उधर है, और आप असली शेप को देखिए वो भी ऐसी ही है। तो आपको दर्पण में यहां पर सममित अक्ष पर रखने पर दर्पण को आपको दिखाई दे रहा होगा कि परावर्तन सममितता का पालन हो रहा है। अब आप कहेंगे मैम सममित अक्ष तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करें, देखिए क्या आपको एरो की शेप दिखाई दे रही है? देखिए अब एरो की शेप हमें दिखाई नहीं दे रही है ना, हमें एक आयत दिखाई दे रहा है। इसलिए ये सममित अक्ष नहीं होगा। सममित अक्ष वही होगा जो यही आकृति आपको दोबारा से दिखा देगा, जैसे कि यहां पर दर्पण में हम देख पा रहे हैं। अगली आकृति है हमारे पास वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें आप देखेंगे लंबाई के सापेक्ष बीचों बीच एक लाइन खींची हुई है, और मैंने इस लाइन पर यानी इस रेखा पर खींचा, तो आप देखेंगे वर्ग की आकृति पूरी हो गई है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह सममित अक्ष है। अब देखिए, मैं अगर दूसरी रेखा पर जो चौड़ाई के सापेक्ष रखी हुई है वहां पर रखा, तब भी वर्ग की आकृति पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम इसे कर्ण के सापेक्ष देखते हैं, तो हमने कर्ण के सापेक्ष रखा, ये देखिए कर्ण के सापेक्ष यदि हम इसको रख रहे हैं तब भी हमारी वर्ग की आकृति पूरी हो रही है, और यदि हम दूसरे कर्ण के सापेक्ष इसे रखें तब भी हमारी वर्ग की आकृति पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ग में कितने सममित अक्ष होते हैं? वर्ग में 4 सममित अक्ष होते हैं। अब हम आयत को देखते हैं। इसमें भी आयत में जब लंबाई के सापेक्ष आप रखेंगे तो आयत पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चौड़ाई के सापेक्ष रखेंगे तो चौड़ाई में भी आपको ये पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आयत में 2 सममित अक्ष हैं। अब देखिए, अगर मैं कर्ण के सापेक्ष रखूं आयत के अंदर तो हमें आयत नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए इसका जो कर्ण है वो सममित अक्ष नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो कर्ण है वो भी आपका सममित अक्ष नहीं होगा। देखिए, क्योंकि ये आयत की आकृति को नहीं दिखा पा रहा पूरी तरह से। अब यहां पर हमारे पास छाते का चित्र है। जब हमने छाते के चित्र को दिखाया तो छाता पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सममित अक्ष है बीचों बीच। इसी प्रकार से यहां एक चिड़िया का चित्र है, ये देखिए, और जब मैंने इसके आधे भाग पर लगाया तो दूसरा आधा भाग आपको स्वतः ही दिख गया होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यही आपके सममित अक्ष हैं। तो आइए अभी जो हमने पढ़े हैं इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। तो इस गतिविधि में हमने क्या जाना बच्चों, कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे पास एक सममित अक्ष होता है। इसी प्रकार से जो हमने एरो का चिन्ह देखा था उसमें भी एक सममित अक्ष है। वर्ग में बच्चों कितने सममित अक्ष आए थे हमारे पास? वर्ग में 4 आए थे। ये 1, 2, 3 और ये 4। इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज यदि दिया होता, समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बच्चों आपके 3 सममित अक्ष आपको दिखाई देते। आपको इसे घर पे करके भी देखना है। आप चित्र काटिएगा, अलग अलग कटआउट्स काटिएगा और मिरर यानी दर्पण लगाकर आप चेक करिएगा कि सममित अक्ष है या फिर नहीं। और आयत में कितने सममित अक्ष हमने देखे थे? आयत में हमारे पास 2 सममित अक्ष थे। तो इसके बाद अब हमने जान लिया है। अब हम विचार आपको भी करना है और मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। इसका विचार करना है कि क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसके सममित अक्ष हो सकते हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? तो ये देखिए, जब आप अपोजिट जो आपके वर्टेक्स हैं यानी कि जो आपके विपरीत शीर्ष हैं उन्हें मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है या कर्ण बनता है। तो इसके जो कर्ण है या विकर्ण है, क्या ये सममित अक्ष है? तो इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए। हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज, हमने बताया था कि कोई भी सममित अक्ष यदि होगा तो उसके दोनों भागों को मोड़ने पर वो एक दूसरे को ढक लेंगे। तो चलिए करके देखते हैं इस गतिविधि को। ये देखिए,
अब ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये देखिए। अब मैं इसे मोड़ने जा रही हूं, ठीक है। तो अब हम इसे मोड़ कर देखते हैं कि ये सममित अक्ष है या नहीं। अगर ये ढक लिया एक दूसरे को तो ये सममित अक्ष है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने देखिए पहले विकर्ण के सापेक्ष इसको मोड़ा हमने, देखिए ध्यान से। अब आप देख पा रहे हो क्या ये दोनों भाग एक दूसरे को ढक रहे हैं? ये देखिए दोनों भाग अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों शीर्ष अलग अलग हैं, ढका नहीं है पूरी तरीके से। इसी प्रकार से यदि मैं दूसरे विकर्ण से मोड़ूं, अब देखिए दूसरा विकर्ण हमने मोड़ा है, तो क्या अब ये पूरी तरह ढक लिया? नहीं, क्योंकि ये दोनों शीर्ष अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। विकर्ण से ही मोड़ा है हमने और ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं रहे हैं, इसलिए दोनों ही विकर्ण सममित अक्ष नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसके सममित अक्ष नहीं हो सकते। इसका आंसर है नहीं, ठीक है। अब एक और हमारे पास प्रश्न आता है कि समांतर चतुर्भुज में कितने सममित अक्ष होते हैं? फिर बताइए, विकर्ण तो नहीं थे सममित अक्ष, तो कितने सममित अक्ष हो सकते हैं? विचार करिए। चलिए दोबारा देखते हैं समांतर चतुर्भुज को। दोबारा हमने देखा तो विकर्ण तो हमने चेक कर ही लिए थे कि ये हमारे सममित अक्ष नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोनों भाग एक दूसरे को नहीं ढक रहे हैं। अब हम यहां पर इसको मोड़ के देखते हैं लंबाई के सापेक्ष। अब भी दोनों भाग आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दोनों भागों ने एक दूसरे को ढका नहीं है, इसलिए यह जो लंबाई के सापेक्ष या चौड़ाई के सापेक्ष जो रेखाएं खींची जाएंगी वो भी आपकी सममित अक्ष नहीं हो सकते। तो इसका उत्तर यह हुआ कि समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममित अक्ष यानी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती। तो जब भी पैरेललोग्राम की बात करेंगे, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, उसमें 0 सममित अक्ष होते हैं, 0 सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं, याद रखना है। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, वृत्त में कितने सममित अक्ष होते हैं? यानी कि सर्कल में कितने सिमेट्रिकल लाइंस होती हैं? सोचिए सोचिए। तो सबसे पहले उसको अगर गतिविधि के माध्यम से करना है तो आप एक इस तरीके का कटआउट वृत्त का बना लीजिए और जो केंद्र होगा इसका, केंद्र से जो डायामीटर है यानी कि व्यास है उसके सापेक्ष आप इसे मोड़िए। अब आप जानते हैं एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ जो उसके डायामीटर है यानी व्यास है वो भी असंख्य होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वृत्त में सममित रेखाएं होती हैं और सममित अक्ष होते हैं, और कितने होते हैं? असंख्य, उन्हें हम गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार से यहां पर हमने कुछ आपको रेखाएं बनाकर दिखा दी हैं। इसी प्रकार से आप सैकड़ों हजारों लाइनें इसमें खींच सकते हैं। वृत्त में असंख्य सममित अक्ष होते हैं, याद रखना है। अब इसी जो अभी आपको हमने कंसेप्ट समझाया है सममित अक्ष का, सिमेट्रिकल लाइंस का, इस पर आपको सममित रेखाओं की संख्या भरनी है इस तालिका के अंदर, ठीक है बच्चों। और आपको चित्र भी बनाने हैं। तो समबाहु त्रिभुज, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दे रखा है समबाहु त्रिभुज, तो आपको इसकी आकृति बनानी है पहले। तो आप जानते हैं इसकी आकृति कैसे होती है। ये आपका समबाहु त्रिभुज की आकृति है, तीनों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। तो अभी बताया था हमने आपको सममित रेखाएं कितनी होंगी, इसमें कितनी होंगी? 3। वेरी गुड। इसी प्रकार से वर्ग की एक्टिविटी भी हमने आपको करके दिखाई थी दर्पण के माध्यम से। तो दर्पण में कितनी निकल के आई थी सममित रेखाएं? जब हमने दर्पण को रखा था, लंबाई के सापेक्ष रखा था, चौड़ाई के सापेक्ष रखा था और विकर्णों के सापेक्ष भी रखा था। यहां हमने रखा था दर्पण को, यहां भी रखा था और यहां भी रखा था और यहां भी रखा था। तो आपने पाया था कि इसमें 4 सममित रेखाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार से आयत की बात करें, आयत में हमारे 2 सममित रेखाएं निकली थी और वृत्त में हमारी असंख्य सममित अक्ष यानी सिमेट्रिकल लाइंस निकले थे। तो यही है हमारा इसका उत्तर। आगे अभी और आकृतियां भी हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 भुजाएं समान है, तो सममित रेखाएं कितनी है इसके अंदर? केवल 1। समचतुर्भुज, आप जानते हैं समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, बस इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। तो जब समांतर चतुर्भुज में कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती तो समचतुर्भुज में भी कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी, यानी कि समचतुर्भुज में भी आपकी 0 सममित रेखाएं होंगी। अब यहां पर समपंचभुज है। तो समपंचभुज में आप देखेंगे इस शीर्ष से
यदि आप इस शीर्ष को लें और इसके मध्य भाग को यहां मिलाते हुए रेखा खींचें, इसी प्रकार से इस शीर्ष से आप यहां पर मिलाते हुए रेखाएं खींचें, इस शीर्ष से इसके सम्मुख वाली जो भुजा है उसको आधा आधा बांट दें, तो आपको यहां पर प्रत्येक शीर्ष से 5 रेखाएं जाती हुई दिखाई देंगी। तो समपंचभुज में भी आपकी 5 सममित रेखाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है और एक्टिविटी आप इसकी करके भी देख सकते हैं। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जो भी समभुज वाली आकृतियां होती हैं उनमें उतने ही सममित अक्ष होते हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। नहीं समझ में आया? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, समभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, है ना? जैसे समबाहु त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं और तीनों बराबर हैं, तो 3 ही सिमेट्रिकल लाइंस होंगी। ये याद रखना है आपको। बराबर भुजाओं वाला समभुज होगा तो जितनी भुजाएं उतने ही सममित अक्ष। 3 भुजाएं 3 सममित अक्ष। वर्ग में 4 बराबर भुजाएं, पंचभुज में 5 बराबर भुजाएं। तो यदि आप देखें ध्यान से तो 3 भुजाएं 3 सममित अक्ष, 3 भुजाएं कैसी? बराबर। 4 भुजाएं 4 सममित अक्ष, 5 भुजाएं तो 5 सममित अक्ष। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं, बड़े कैपिटल लेटर्स में हैं, तो जैसे कि मैंने आपको भी ए दे रखा है, तो क्या इसके अंदर भी आप सममित अक्ष खींच सकते हैं? पॉसिबल है। जैसे कि ए देख रहे हैं हम लोग, तो ए में यदि बीचों बीच एक रेखा खींची जाए, जैसे कि हमने यहां खींच कर दिखाई है, तो दोनों ही भाग एक दूसरे को ढक लेंगे यदि हम इसे मोड़ेंगे तो इसलिए ये सिमेट्रिकल लाइन है। कितनी सिमेट्रिकल लाइन है? 1। अब यदि मैं ऐसे खींचूं इस रेखा को यहां पर बीचों बीच, तो क्या अब मोड़ने पर बराबर आएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये हमारी सममित अक्ष नहीं कहलाएगा और एक ही सममित अक्ष इसके अंदर कहलाएगा। अब एन लेटर को सोचिए जरा, क्या इसमें कोई सममित अक्ष हो सकता है? हम ऐसे कोई लाइन खींचे या ऐसे कोई लाइन खींचे, क्या ये बराबर आएंगी दोनों आकृतियां? नहीं आएंगी। तो इसके अंदर कोई सममित अक्ष नहीं होगा, कोई सिमेट्रिकल लाइन इसके अंदर नहीं होगी। यू लेटर में बिल्कुल हो सकती है, यू में एक आपकी सिमेट्रिकल लाइन होगी। ओवल शेप में लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष केवल 2 सममित रेखाएं यानी सममित अक्ष आएंगे। एम लेटर देखिए, एम, इसके अंदर आपका एक सिमेट्रिकल लाइन आएगी। इसी प्रकार से जेड है, जेड में कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं है और बी के अंदर आपकी एक सिमेट्रिकल लाइन आएगी। एस में कोई सिमेट्रिकल लाइन नहीं आएगी बच्चों। अब आपको बच्चों यहां पर कुछ बातों पर विचार करना है। क्या ये जो मैंने आपको चित्र में दे रखे हैं, क्या इसके दोनों भागों में सममितता है? जैसे शर्ट है और पायजामा है, शर्ट और पायजामे में क्या दोनों भाग सममित हो सकते हैं? तो आप देखेंगे शर्ट के बीचों बीच यदि आप इसको मोड़ेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो इसके अंदर एक सिमेट्रिकल लाइन होगी। इसी प्रकार से पजामे में भी बीचों बीच यहां पर एक सिमेट्रिकल लाइन आपकी खींची जा सकती है। दूसरा है ताश के पत्ते। यदि आप साथ वाला ये जो ताश के पत्ते देखेंगे, आपको लगेंगे कि हाँ सिमेट्रिकल हैं ये दोनों, लेकिन असल में ये नहीं होंगे, क्योंकि ढकने पर यहां 7 है, यहां 7 नहीं आ रहा, यहां 7 है, यहां 7 नहीं आ रहा, तो इसमें इतना नहीं कह सकते। कुछ में हो सकते हैं, यहां पर जो दिए गए हैं इनमें नहीं है। अब आगे आपको यहां पर प्रश्न का उत्तर देना है। ऐसा त्रिभुज बताइए जिसमें केवल एक ही सममित अक्ष हो। कर चुके हैं हम लोग, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है बच्चों? ऐसा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें केवल एक ही सममित अक्ष होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। 3 सममित अक्ष वाला कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। और कोई भी सममित अक्ष ना हो वो होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान नहीं है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी। अब बच्चों यहां पर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं और इन चित्रों के पैटर्न में आपको सिमेट्री बनाते हुए इनको पूरा करना है। आपकी किताब में भी प्रश्न दिए गए हैं, आप इन्हें करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि यहां पर मैं देख रही हूं एक फूल का डिजाइन है ना, तो यहां से मैं इसको उतने ही वर्ग में यहां पर खींचूं, ऐसे ही लेकर जाऊं। आपको यहां वर्ग दिए गए हैं, ये आपकी सहायता के लिए दिए गए हैं, और जब आप इन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे, ये देखिए
आप जिन्हें जब बनाएंगे और ढंग से घर पे तो आपकी ये शेप पूरी होती हुई नजर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसे पूरा करना है। और इसमें हम डिटेलिंग देख सकते हैं कि ये आपके इसके बाद में 3 वर्गों के बाद में जा रहे थे, थोड़ा और ये आगे से आएगा इस प्रकार से। तो मिटाते हुए आपको इनका प्रयास करना है। अब जैसे यहां पर देखिए ये पूरा 1 वर्ग के बाद आ रहा है, तो ये मेरा यहां तक इसको टच करेगा, इसके बाद ये इधर आएगी लाइन, फिर ये इसके बाद इधर जाएगी, और ये हमें ये सममित जब रेखाएं हमें आ जाती हैं तभी तो हम कर पाएंगे ना किस चित्र को पूरा। इसी प्रकार से यहां पर है तो ये 2 लाइनें इधर भी आएंगी, ये इस प्रकार से जाएंगी यहां पर आगे, और फिर आप इन्हें यहां पर पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से देखा जाए तो टेढ़ा एच है। अब जैसे यहां पर एक आकृति और दी हुई है, क्या हम इसको इस लाइन के सापेक्ष पूरा कर सकते हैं? हाँ, एक सर्कल इधर है तो एक और बनाइए, इधर 2 है तो इधर 2 और बनाइए, इधर 2 लाइनें हैं तो इधर भी 2 लाइनें बनाइए, बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। अब बच्चों यहां पर प्रतिबिंब और सममितता के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखकर दर्पण में बने प्रतिबिंब का अवलोकन करें, यानी देखें। आप स्वयं खड़े हो जाएं दर्पण के सामने और फिर देखें क्या जो वस्तु है यानी आप हैं और आपके प्रतिबिंब है, क्या उसमें कोई समानता है? कैसे दिख रहे हैं? दर्पण में देखेंगे तो सेम ही दिखेंगे ना। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जब दर्पण में बनता है तो प्रतिबिंब का जो आकार होता है, उसके कोण होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वो बिल्कुल जैसी है वैसी ही वस्तु आपको सामने भी नजर आती है। जैसे कि आप यहां ई लेटर देख रहे हैं और ई का प्रतिबिंब दर्पण में बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही कोण होगा, वैसा ही आकार होगा, दर्पण में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी वस्तु और प्रतिबिंब के आकार और उसे कोण में समानता होने से दोनों क्या कहलाते हैं फिर बच्चों? सममित कहलाते हैं। तो यहां पर ये ई है और ये इसका दर्पण का प्रतिबिंब है, ये दोनों ही ये दोनों आपस में सममित कहलाएंगे। अब बच्चों, हमारी जो प्रकृति है ना, इसमें बहुत सारी सुंदरता है, बहुत सुंदरता से भरी हुई है हमारी प्रकृति। इसमें और हमारे दैनिक जीवन में यदि सममितता ना हो तो हर चीज बेकार हो जाएगी। आप चाहें आर्किटेक्ट की बात करें, किसी डिजाइनिंग की बात करें, आप इंजीनियरिंग की बात करें, वास्तुकला, कला, किसी भी प्रकार का डिजाइन हो गया, सममितता के बिना सब कुछ अपूर्ण है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप ताजमहल को देखिए, कितना सुंदर है हमारा ताजमहल, लेकिन उसमें आप देखेंगे दोनों तरफ सिमिट्री है ना। तो यही सिमिट्री तो उसे बहुत सुंदर बनाती है। आप सोचिए जरा, एक तरफ का हिस्सा कैसा हो, दूसरी तरफ का हिस्सा कैसा हो, क्या वो बहुत सुंदर लगेगा? नहीं। आप अपने घरों को देखिए, हमारे घर भी सिमिट्री के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। रंगोली का डिजाइन देखिए जरा, आप बनाते हैं ना, तो जैसा आप एक तरफ बनाएंगे उसी तरीके से आप उसे आगे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सिमिट्री का पालन होता है इसके अंदर भी। आप प्रकृति में देखिए, हर जगह पत्ते देखिए, पेड़ों के पत्ते, प्रकृति ने कितने सुंदर तरीके से रचा है हमारी दुनिया को। तो यहां बीचों बीच जो ये लाइन है, इसके दोनों तरफ आपको एकदम सेम यानी कि समान आपको आकृतियां दिखाई देंगी। तो ये हमारी नेचर का जादू है, जादू से उसने सारे में सिमिट्री बनाई हुई है। कितने भी पत्तों को देख लीजिए। हम जो डिजाइन बनाते हैं, ये अलग अलग तरह की कलाएं हैं, कुछ आर्ट्स हैं, तो आर्ट फॉर्म में भी आप सिमिट्री का खूब इस्तेमाल करते हैं और अपने चित्रों को जितना भी हो सकता है सुंदर बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना। अब जैसे सिमिट्री आप यहां पर भी देखिए, इंजीनियरिंग में देखिए, इंजीनियरिंग में कितना अच्छा इसका इस्तेमाल है। यदि एक सिमिट्री बिल्कुल भी कम ज्यादा हो जाए, नाप तोल में कुछ भी कमी रह जाए, तो वो चीज ना तो मजबूत बनेगी और ना ही उतने अच्छे तरीके से निखर के आगे आ पाएगी। और हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने शरीर को देखिए। हमारे शरीर के दोनों भाग, एक तरफ यदि बीच में से हम एक लाइन खींचने का प्रयास करें तो हमारे शरीर के दोनों भाग हमें बिल्कुल बराबर दिखाई देते हैं। लगभग सभी में लगभग समान होते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शन तो हो ही सकते हैं, लेकिन लगभग हमारे शरीर का जो पार्ट है वो भी सममितता का पालन कर रहा है। तो इस प्रकृति में हर वस्तु, हर चीज सममितता का पालन लगभग कर रही है। तो बच्चों, अब यहां पर आपको एक एक्टिविटी करनी है, ये आप लोग भी करके देखिएगा। इसमें आपको करना क्या है, ये देखिए। सबसे पहले आप एक कागज लेंगे, जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं। इस कागज पर आप एक डिजाइन बना लीजिए इस प्रकार से, और उसके बाद उसे आप कैंची से काट लीजिएगा। जैसे मैंने कैंची से काट लिया है। काटने के बाद खोला तो अब आप देखेंगे डिजाइन में सिमिट्री है, तो सिमिट्री यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है ना। तो ये आपको भी एक्टिविटी आपके घर पे
करके देखनी है। अब इसके बाद यहां पर हम कुछ चित्रों पर बात कर लेते हैं। ये हमारा पंचभुज है और इस पंचभुज में आप देख ही पा रहे होंगे कि 2 ही सिमेट्रिकल लाइन दी हुई हैं, यानी 2 सममित अक्ष दिए हुए हैं। तो और कितने सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं? हमने बताया था पंचभुज में 5 सममित अक्ष आपके होते हैं, तो 2 दिए हुए हैं, तो और कितने खींचे जा सकते हैं? 3, 1, 2 और यह आपका हो गया 3, तो 3 सममित अक्ष और खींचे जा सकते हैं। अब ये आप चित्र देखिए, ये ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब है, इसके सममित अक्षों के नाम बताने हैं। तो बच्चों सममित अक्ष यदि आप इसको देखेंगे तो ये पार्ट एक दूसरे को ये नहीं होगा, क्योंकि आप ये पार्ट आप इसे मोड़ने पर एक दूसरे को ढकेगा नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट आपका सममित अक्ष होगा। तो इसका नाम खाली लिखना है, तो ये होगा आपका GE। एक ही सममित अक्ष होगा इसके अंदर और उसका नाम है GE। अगला डायग्राम देखिए, इसमें भी बताना है सममित अक्षों के नाम। तो ये एक आयत है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। आयत में 2 ही सममित अक्ष होते हैं, इसके विकर्ण सममित अक्ष नहीं होते हैं। तो जो विकर्ण है ये सममित अक्ष नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, केवल लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष की रेखाएं होंगी। तो कौन से होंगे? जैसे कि पहला हो गया ये, क्या नाम है इसका? NM, और दूसरा हो गया XY। ठीक है, तो 2 ही सममित अक्ष होंगे आयत के अंदर, विकर्णों को भूलकर भी काउंट मत करिएगा। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम सममित रेखा कहते हैं, और ये आकृतियां समान होती हैं, जैसे हमारे हाथ, पैर, और ये रूप और आकार में समान होते हैं और समरूप भी कहलाते हैं। और समभुज आकृतियों में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही सममित अक्ष होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है तो 3 सममित अक्ष, ये देखिए समबाहु त्रिभुज है तो 3 सममित अक्ष इसके अंदर हम खींच पा रहे थे। इसी प्रकार से वर्ग है तो वर्ग के अंदर आप 4 सममित अक्ष खींच सकते हैं। समबाहुभुज वाली आकृतियां जो होती हैं उसमें उतने ही सममित अक्ष हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है तो प्रतिबिंब का आकार और उसके कोणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको यहां पर हमने एक असाइनमेंट दिया है आपको करने के लिए, तो यहां पर ये सब मैंने आपको आज की कक्षा में करा दिया है, बस रिवीजन समझ लीजिए इसे। तो आपको यहां आकृतियां बनानी है और उनके सममित अक्षों के नाम लिखने हैं, जैसे कि समचतुर्भुज, आयत और वृत्त। ये हम आज पढ़ चुके हैं कक्षा में। अगला है आगे आकृतियों को पहचानिए और उनके सममित अक्ष भी पहचानिए और उन्हें पहचानकर उनके नाम लिखिए। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि सममित अक्ष पहचानने हैं, जैसे यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें यही सममित अक्ष होगा, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका नाम मत लिखिएगा, AE का नाम लिख दीजिएगा खाली इस प्रकार से। तो ये दोनों डायग्राम मैंने आपको दिए हैं। अब अपने आसपास आप निरीक्षण करिए कि ऐसी कौन सी सममित वस्तुएं हैं जो आपके आसपास पाई जाती हैं और उनकी सूची भी आपको बनानी है। और अगला सवाल है, यहां पर कुछ आपको आकृतियां दी हुई हैं और इसमें आपको सममित रेखाओं की संख्या बतानी है ना हमारा आसान असाइनमेंट। अब गृह कार्य में क्या करेंगे बच्चों? गृह कार्य में तो मैंने आपको दे ही दिया है कि आसपास में निरीक्षण भी करेंगे, असाइनमेंट भी करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा काम और ले लीजिए कि आप 317 पेज नंबर पर जो अभ्यास 15 है उसे भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। आशा है कि आप उसे पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आज की कक्षा में हमने इस सभी को डिस्कस किया ही है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, बहुत सी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।